नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका शार्प लर्निंग एप्लीकेशन एंड सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमारा 30 डेज जो प्रोग्राम चल रहा था उसके अंतर्गत आज हमारा डे 4 है। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 13 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम है और उस बीपीएससी के एग्ज़ाम के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो 30 डेज प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत हमारी आज की जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट और इसमें करने वाला हूँ, और वो ये है कि हमारी जो क्लासेस है ना, ये 30 डेज जो हमारा प्रोग्राम है, ये 30 डेज जो हमारा स्ट्रेटजी प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत जो हमारी क्लासेस हैं वो क्लासेस आपकी शिफ्ट की जा रही हैं शार्प लर्निंग आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल पे। जो हमारा शार्प लर्निंग आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ये क्लासेस आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज की जो हमारी क्लास रहेगी कल भी यहाँ पर जो है वो क्लास देखने को आपको मिलेगी। परसों से हो सकता है कि ये जो हमारी क्लास है रेगुलर जो चल रही है ये यहाँ पर आपको देखने को ना मिले, है ना। तो उसके लिए एक यूट्यूब चैनल है, उसकी अभी लिंक भी जो है वो डाल दी जाएगी। वहाँ पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर लें, जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो हमारी जो स्ट्रेटजी है 30 डेज जो स्ट्रेटजी है वो वहीं पर हमारी कंप्लीट होगी। शार्प लर्निंग आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल है ना, उसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले तो हम बात करते हैं चीज़ों पर। 72वीं बीपीएससी के लिए हमारा एक बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है 11 तारीख से आज, और जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी जो है वो आपको करवाई जाएगी। फाउंडेशन बैच है, तो लगभग आप मान के चलिए 1 साल की एक लंबी तैयारी जो है वो इसमें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल जो है वो आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बहुत कम प्राइस पे जो है ये बैच रखा गया है। ये व्हाट्सअप नंबर है, ये चैट नंबर है, आप इस पर जो भी क्वेरी हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। कल से इस बैच का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, आज ही आप इसको ज्वाइन कर लें। चलिए, आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। सबसे पहला प्रश्न जो है इतिहास का, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। और जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो यहाँ से जो है बार बार प्रश्न जो है वो आपका पूछा जा रहा है, तो एक ही बार में इसकी सबसे पहले नॉलेज जो है वो आप प्राप्त करिए। देखो, अगर हम बात करें तो बंगाल में एक वंश हुआ था, उस वंश का नाम था पाल वंश। पाल वंश, और पाल वंश का जो फाउंडर था उसका नाम था गोपाल। गोपाल पाल वंश का एक राजा रहा है जिसका नाम था देवपाल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धर्मपाल, ऐसे कई सारे शासक रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो पाल वंश के राजा के संबंध जो है वो कहाँ से थे, तो पाल वंश का जो राजा था उसके संबंध जो है जावा सुमात्रा से थे। कहाँ से? जावा सुमात्रा से। और जावा सुमात्रा, या जिसको आधुनिक इंडोनेशिया कहते हैं, उस पर एक वंश का शासन था जिसका नाम था शैलेंद्र वंश। क्या नाम था? शैलेंद्र वंश। तो शैलेंद्र वंश का जो शासक था वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उसने रिक्वेस्ट की देवपाल से कि भाई हमें कुछ गांव जो है वो दान में दे दीजिए, जिससे हम वहाँ पर एक बौद्ध विहार की स्थापना करवा पाएँ। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है देवपाल ने, और जो शैलेंद्र वंश का शासक था उसको 5 गांव जो है वो दान में दिए थे। उस शैलेंद्र वंश के शासक का क्या नाम था? तो बालपुत्र देव। उसका नाम था बालपुत्र देव, जो है वो आपका आंसर रहेगा, है ना। चलिए, पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न। किस अभिलेख में, चलिए भाई, तो ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है शार्प लर्निंग आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल जो है हमारा, इसको आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगे की जो क्लासेस हैं वो वहाँ पर कंटिन्यू होंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने जो आपसे प्रॉमिस किया है
उस प्रॉमिस में कोई बदलाव नहीं है। पूरी स्ट्रेटजी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे 100%। बस केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि ये जो क्लासेस हैं ये एक यूट्यूब चैनल से दूसरे यूट्यूब चैनल पे शिफ्ट की जा रही हैं। ये भी अपना ही चैनल है, वो भी अपना ही चैनल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन का नाम तो है ही शार्प लर्निंग, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उस एप्लीकेशन के नाम से ही हमने जो है वो चैनल को डेवलप किया है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें करनी है। चलिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? सबसे पहले तो अगर हम बात करें रुद्रदामन की, तो जो रुद्रदामन है यह रुद्रदामन पश्चिमी भारत पर जो है शासन करने वाला एक शासक रहा है, और यह शक शासक था। किस वंश का? शक शासक था, ध्यान रखिएगा। हालांकि शकों से संबंधित भारत में बहुत सारी शाखाएं थीं, चाहे वो हम बात करें आपका तक्षशिला की शाखा थी, चाहे वो आपका अगर हम बात करें तो मथुरा की शाखा थी, चाहे वो उज्जैन की शाखा हो, जिस भी शाखा की हम बात करें, तो शक शासकों में जो है वो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है आपका रुद्रदामन। रुद्रदामन ने शुद्ध संस्कृत भाषा में, ध्यान रखिएगा संस्कृत नहीं शुद्ध संस्कृत, रुद्रदामन ने शुद्ध संस्कृत भाषा में एक अभिलेख की रचना करवाई थी, जिसे हम बोलते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संबंधित है रुद्रदामन से। हालांकि इसमें अशोक की भी कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं और रुद्रदामन से संबंधित भी पंक्तियां जो हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख, इसके अलावा स्कंदगुप्त की भी कुछ पंक्तियां जो हैं वो लिखी हुई है। अच्छा, भीतरी स्तंभलेख किससे संबंधित है? तो भीतरी स्तंभलेख जो है वो स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख है। नासिक का जो एहोल अभिलेख है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय एक जो है चालुक्य शासक रहा है, पुलकेशिन द्वितीय, उससे संबंधित है। सांची का स्तूप जो है वो संबंधित रहा है किससे? अशोक से संबंधित रहा है। तो कभी कभी डायरेक्ट नाम दे देता है और पूछता है किस शासक से संबंध इनके रहे हैं। बिल्कुल, जूनागढ़ आपका गुजरात में पड़ता है। ये तो आज़ादी के बाद जो है जूनागढ़ का विलय जो है, जूनागढ़ एक रियासत हुआ करती थी, इसका विलय बाद में करवाया गया था, आपको पता होना चाहिए। चलिए तीसरे प्रश्न पे आए भाई। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल वही टाइम होगा, वही टाइम, कोई टाइम में बदलाव नहीं है, किसी चीज़ में कोई बदलाव नहीं है। केवल और केवल ये वाली जो क्लास है वो शार्प लर्निंग यूट्यूब चैनल पे जो है वो शिफ्ट की जा रही है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें हमने की हैं। तो भाई शेयर कर दें जल्दी से क्लास को। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? देखो, जब हम बात करते हैं सुदर्शन झील की, किसकी बात करते हैं? सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील से कई सारे शासक जो हैं वो संबंधित रहे हैं। सुदर्शन झील से जब ये पूछा जाए सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के समय में हुआ था, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में निर्माण हुआ था सुदर्शन झील का। फिर अशोक ने इस झील पर एक बांध का निर्माण करवाया था। अशोक के बाद अगर हम बात करें तो स्कंदगुप्त का संबंध भी इस झील से रहा है। स्कंदगुप्त का संबंध भी, स्कंदगुप्त के बाद अगर हम बात करें तो जो आपका स्कंदगुप्त से पहले अगर हम बात करें तो रुद्रदामन का जो वर्णन है वो भी इस झील से संबंधित रहा है। तो इसमें चार शासक प्रमुख तौर पर रुद्रदामन, जो आपकी सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील आपकी वर्तमान समय में कहाँ? गुजरात, गुजरात का जो सौराष्ट्र प्रांत है वहाँ पर स्थित है ये झील। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है पुष्यगुप्त के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। अशोक के समय में फिर तुषास्प नाम का एक गवर्नर था, उसने निर्माण करवाया था, ठीक है। स्कंदगुप्त हो गया, रुद्रदामन हो गया, ये चार शासकों का संबंध आपका रहा है किससे? सुदर्शन झील से। सुदर्शन झील जो है वो सिंचाई व्यवस्था के लिए इसका निर्माण जो करवाया गया था। आर्टिफिशियल लेक है एक, क्योंकि झील का निर्माण करवाया है। साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स का क्लास का टाइम बता दीजिए सर। अभी जो आपकी क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री और आपकी पॉलिटी की, जैसे ही ये वाला सेक्शन हमारा कवर होगा फिर हम जो है इसकी के स्थान पर लेकर आएंगे इकोनॉमी एक और ज्योग्राफी, है ना। तो वो समय के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ से जो सुदर्शन झील का जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर क्या है? रुद्रदामन। क्या है? रुद्रदामन। रुद्रदामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख,
यह जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया प्राचीन भारत का पहला अभिलेख या भारत का पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। कनिष्क की जब हम बात करते हैं तो कनिष्क जो है वो किस वंश का शासक है? कुषाण वंश का शासक था। हर्ष जो है वो किस वंश का शासक है? तो पुष्यभूति वंश का शासक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था बाण भट्ट, और उस बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्ष ने भी कई सारी पुस्तकें जो है वो लिखी हैं, चाहे वो रत्नावली हो, चाहे नागानंद हो, चाहे प्रियदर्शिका हो। उन किताबों के बारे में जो है वो एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि हर्ष की पुस्तकों के नाम बताइए। तो हर्षवर्धन की पुस्तकों के नाम ध्यान रखने हैं, रत्नावली, नागानंद और आपकी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की किताबें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ना। आंसर क्या हो गया इसका? रुद्र दामन हो गया। फिर हम बात करते हैं इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया? स्वर्ण मुद्राएं चलाने का कार्य जो है वो किसने किया था? तो देखो, जब हम बात करते हैं स्वर्ण मुद्राएं भारत में सबसे पहले किसने चलाई थी स्वर्ण की करेंसी, तो इसमें जो है वो नाम आता है किसका? इंडो ग्रीक का। किसका? हिंद यवन या इंडो ग्रीक की जब हम बात करते हैं तो, लेकिन हिंद यवन या इंडो ग्रीक तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। क्या पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा किया है? तो नहीं। क्या मिनांडर ने ऐसा किया था? नहीं। बिम खड़फिसस ने ऐसा किया है। बिम खड़फिसस जो है ये शासक संबंधित रहा है कुषाण वंश से। किसे? कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश का जो शासक है इसका संस्थापक था कौन? कुजुल कड़फिसस। इसका फाउंडर संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसस था। और कुजुल कड़फिसस जो है इसके बाद शासक रहा है भीम कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस ने भी करेंसी चलाई है, लेकिन वो करेंसी जो है वो तांबे की होती थी, ठीक है, और चांदी की होती थी, लेकिन सोने की नहीं थी। लेकिन जो भीम कड़फिसस है, इस भीम कड़फिसस ने जो करेंसी चलाई है वो करेंसी जो है वो आपकी सोने की होती थी। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में किस वंश के शासकों ने चलाए, तो कुषाण वंश ही उसमें आंसर आएगा। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में चलाने का कार्य किसने किया है? तो कुषाण वंश के शासकों ने किया है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। चलिए, पुष्यमित्र जो है ये शुंग वंश का संस्थापक था। इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर जो है वो नींव रखी थी। अच्छा, जब हम बात करते हैं मिनांडर, तो मिनांडर जो है वो एक इंडो ग्रीक शासक रहा है ना, एक इंडो ग्रीक शासक रहा है मिनांडर, ठीक है। मिनांडर और एक आचार्य थे बौद्ध धर्म के जिनका नाम था नागसेन। तो नागसेन और मिनांडर के बीच में वाद हुआ था। नागसेन से जो है प्रभावित हुआ है मिनांडर, और मिनांडर ने फिर जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? शिमुख। सातवाहन वंश जो है वो दक्षिण भारत में बहुत लंबे समय तक इसने शासन किया है। दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो वंश था उसका नाम था सातवाहन वंश। लगभग 300 वर्षों तक शासन किया है इसने, लगभग 300 वर्षों तक इसने शासन किया था, ध्यान रखिएगा। तो शुद्ध सोने के सिक्के, ये प्रश्न जब भी पूछा जाए तो कुषाण वंश, ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो भीम कड़फिसस ने चलाए थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? यह एक अज्ञात लेखक ने लिखी है। इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। पहली शताब्दी ईस्वी में जो है इस किताब की रचना जो है वो की गई थी। इसमें व्यापार के बारे में बहुत वर्णन मिलता है, चाहे वो आपके रोमन, इसके अलावा मिस्र के जो बंदरगाह हैं, इसके अलावा भारत से जो आयात निर्यात होने वाली चीज़ें हैं, तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में जो है इस पुस्तक से जानकारी मिली है। व्यापार के बारे में बहुत जो है डेटा ये उपलब्ध करवाती है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। लेकिन इसका लेखक कौन था ये पता नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ई ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है ना। चलिए, सभी आंसर कर रहे हैं ना आप लोग? चलिए, प्रियंका कुमारी, सैयद हामिद रजा, अंशुमन सिंह, बहुत बढ़िया आंसर करिए भाई, सभी के सभी। चेक करते रहिए अपने आप को,
कि हम लोग यूट्यूब पे सही आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जितनी गलतियां करनी है उतनी गलतियां यहाँ यूट्यूब पे करिए। एग्ज़ाम में आपको कोई गलती नहीं करनी है। वहाँ पर गलती का मौका अगर आपने जो है वो पा लिया तो ऐसी स्थिति में हालत ख़राब हो जाएगी। गलतियाँ तो वहाँ पे जाके करनी नहीं है, कम से कम गलतियाँ करनी है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश की जब बात हो रही, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मौर्य वंश से, अगर हम शुरुआत कर दें, या मौर्य वंश से पहले भी हम शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले जो वंश था उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद जो वंश आया उसका नाम था नाग वंश। नाग वंश के बाद जो वंश आया उसका नाम था नंद वंश। नंद वंश के बाद जो वंश आया उसका नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद जो वंश आया है उसका नाम था आपका शुंग वंश। शुंग वंश के बाद जो वंश आया है उसका नाम था कण्व वंश। क्या नाम था? कण्व वंश। कण्व वंश के बाद जो वंश आएगा वो होगा आपका शातवाहन वंश। तो इस तरीके से वंश चलते रहेंगे, चाहे मौर्य वंश हो, शुंग वंश हो, कण्व वंश हो। अच्छा, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। और कण्व वंश का पहला शासक था जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव कण्व। तो वासुदेव कण्व नाम का जो व्यक्ति है इसने देवभूति की हत्या कर दी और देवभूति की हत्या करके एक नए वंश की नींव रखी थी, उसका नाम था कण्व वंश। ध्यान रखिएगा, कण्व वंश। वासुदेव कण्व ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कौन सा होगा? कण्व वंश जो है वो आंसर होगा। कण्व वंश का संस्थापक। अच्छा, सातवाहन वंश का संस्थापक अभी अभी हमने बात की थी, कौन? सिमुख। भारत में शीशे के सिक्के, भारत में शीशे के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे? तो सातवाहन वंश के द्वारा चलाए गए थे। भारत में भूमि दान की परंपरा को, भूमि अनुदान की परंपरा को किसने स्टार्ट किया था? तो आप कहेंगे सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश का समाज कैसा था? तो आप कहेंगे मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था सातवाहन समाज। कुषाण वंश की जब हम बात करेंगे, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो किन शासकों ने चलाए थे? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। कण्व वंश का संस्थापक मैंने आपको बता ही दिया, वासुदेव कण्व। गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त। 275 ईस्वी में जो है गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि चाहे वो पहला शासक हो श्रीगुप्त, चाहे वो दूसरा शासक हो घटोत्कच, इनके द्वारा राजाधिराज की उपाधि जो है वो धारण की गई थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये स्वतंत्र शासक नहीं, ये जो है अधीनस्थ शासक हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनेगा वो राजाधिराज की नहीं, जो बल्कि महाराजाधिराज की उपाधि को धारण करेगा। और महाराजाधिराज की जो उपाधि है वहाँ से जो है वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में गुप्त वंश की जो है फाउंडेशन होगी, है ना। तो बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप कहीं ना कहीं नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, जिससे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाएगी इसी सीरीज से। चलिए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की, देखो श्रीगुप्त जो है ये फाउंडर है। 275 ईस्वी में इसने स्थापना कर दी गुप्त वंश की स्थापना। गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना किसने? श्रीगुप्त ने। समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। अच्छा, भारत का नेपोलियन किसने कहा है इसको? एक इतिहासकार रहा है जिसका नाम था विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ नाम का जो इतिहासकार है इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इसने जो है भारत का नेपोलियन माना है किसको? समुद्रगुप्त को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त को धरणी बंद कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, कविराज। इसे महाराजाधिराज भी कहा जाता है। बहुत सारी उपाधियां जो हैं वो इसकी देखने को मिलती हैं। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। हालांकि उत्तर भारत के भी टोटल 12 राजा थे, लेकिन 2 फेज में पराजित किया था, पहले 9 फिर जो है 3 शासक, है ना। तो उत्तर भारत के भी 12 और दक्षिण भारत के भी 12 शासकों को इसने पराजित करने का कार्य किया था। समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। जब हम बात करते हैं किसकी? समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त के 2 बेटे हुआ करते थे।
एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था रामगुप्त, दूसरा जो छोटा बेटा था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का जो बड़ा बेटा है वो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद शासक बना था, लेकिन समस्या ये हुई कि इसने शक शासक से एक अपमानजनक संधि कर ली, जिसमें यह था कि शक शासक जो है वो गुप्त शासकों पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसके बदले में गुप्त शासक को अपनी पत्नी जो है शक शासक को सौंपनी पड़ेगी। इतनी अपमानजनक संधि करने के कारण जो है इसके छोटे भाई को पता चल गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो इसने क्या किया, इसने जो है रामगुप्त की हत्या कर दी और रामगुप्त की जो विधवा थी जिसका नाम था ध्रुव देवी, उस ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य के नाम से शासक बना है। इसे शकारी भी कहा जाता है क्योंकि इसने शकों को पराजित किया था, तो शकों को मारने वाला कौन हो गया, शकारी हो गया। तो शकारी उपाधि किसकी मिलती है, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है शकारी, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने हत्या कर दी थी रामगुप्त की, जो अपने बड़े भाई की हत्या करके शासक बना है। स्कंदगुप्त की जब हम बात करते हैं तो स्कंदगुप्त के समय की सबसे प्रसिद्ध घटना यह है कि स्कंदगुप्त के समय में एक विदेशी जाति है जिसका नाम है हूण। हूणों का आक्रमण जो है वो बार बार होगा स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करेगा और हूणों को जो है वो भगा देगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख जो है वो काफ़ी फेमस है। भीतरी स्तंभ लेख याद रखना ही रखना है आपको। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का भी पुनर्निर्माण करवाया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इस शासक से जो 3-4 पॉइंट हैं प्रमुख, उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, देखो अभी अभी इस प्रश्न की मैंने व्याख्या की है, इससे पहले वाले प्रश्न की वहाँ पर मैंने आपको बता दिया। प्राचीन भारत का नेपोलियन जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये एक अंग्रेज इतिहासकार है जिसका नाम है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ जो है इसका स्टेटमेंट है ये प्राचीन भारत का नेपोलियन। और मैं आपको बता दूं कि जो विंसेंट स्मिथ है इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बुक है इसमें भारत का नेपोलियन जो है वो कहा है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य की जब हम बात करते हैं तो इसके 2 नाम जो आपको ध्यान रखने हैं, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स जो नाम हैं ये किसके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं। पुष्यमित्र जो है ये सुंग वंश का फाउंडर। आपसे समय पूछ ले कब स्थापना की थी, तो 184 ईस्वी ईसा पूर्व में जो है वो स्थापना की थी। 184 ईसा पूर्व में स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की। कनिष्क की जब हम बात करते हैं तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक रहा है और इसके समय में बौद्ध धर्म का जो है वो काफ़ी विकास हुआ है। इसके समय में एक तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उस महायान शाखा का काफ़ी डेवलपमेंट होगा। ये महायान शाखा का ही अनुयायी था। कनिष्क के द्वारा एक नगर भी बसाया गया था, कनिष्कपुर, है ना। कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना भी जो है वो इसके द्वारा की गई थी। इसके अलावा इसके समय में जो सबसे प्रमुख घटना है वो 3 प्रकार की मूर्ति कला शैली का विकास इसके समय में हुआ था। चाहे हम बात करें वो गांधार मूर्ति कला शैली हो, चाहे वो मथुरा मूर्ति कला शैली हो, या फिर वो अमरावती मूर्ति कला शैली हो, है ना। तो इसमें 2 मूर्ति कला शैलियों का विकास जो है वो आपका किसके समय में हुआ है, तो कनिष्क के समय में हुआ था। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बहुत सारे राजाओं को पराजित किया था और यह अनोखा साम्राज्यवादी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा शासक जो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा है वो समुद्रगुप्त है। एक भी युद्ध, अपने जीवन में एक भी युद्ध ये हारा नहीं है। हालांकि इसकी तुलना कर दी है समुद्रगुप्त से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो समुद्रगुप्त है इसकी तुलना नेपोलियन से कर दी है, बल्कि नेपोलियन से ये कई अर्थों में भिन्न है। नेपोलियन जो है वो अपने जीवन में पराजित हुआ है कई बार, लेकिन जब आप बात करेंगे समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त कभी भी अपने जीवन में पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त की पॉलिसी अलग प्रकार की है, नेपोलियन की पॉलिसी अलग प्रकार की है। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था, तो समुद्रगुप्त अपने जो है समय का जो है वो सबसे बेहतरीन शासक था, सबसे शानदार शासक था। नेपोलियन से इसकी तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन इतिहासकार हैं वो
अंग्रेज इतिहासकार हैं तो अपने यहाँ के लोगों से वो भारत के लोगों की तुलना कर देते थे, जबकि वास्तविकता ये है। तो ध्यान रखिएगा, किसको कहा जाता है? नेपोलियन समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, अभी अभी मैंने बात की थी। भारत पर पहला हूण आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ है, और इसने हूणों को भारत से भगा दिया था, पराजित कर दिया था। तो आपका आंसर हो गया स्कंदगुप्त, है ना। जबकि हम बात करते हैं रामगुप्त, तो रामगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई, और इसी ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इससे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कई प्रकार की डिफरेंट शैली में जो है सिक्के चलाए गए थे, चाहे वो व्याघ्र शैली के सिक्के हों, है ना, चाहे वो जो है यज्ञ शैली के सिक्के और डिफरेंट टाइप की जो शैली हैं, उन शैलियों में सिक्के चलाए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त जो है वो अनोखा साम्राज्यवादी है। समुद्रगुप्त को अनोखा साम्राज्यवादी कहा जाता है। पहले इसने उत्तर भारत को जीता है। अनोखा साम्राज्यवादी के अंतर्गत इसकी कई सारी नीतियाँ रही हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, जैसे हम बात करें राज्य प्रशबोधरण की नीति, कन्योपायन की नीति, डिफरेंट टाइप की नीतियाँ ये लेकर आया था कि किस राज्य के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। ये समुद्रगुप्त ने अपनी अलग अलग पॉलिसी में जो है वो डिफाइन किया है। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख मिलता है जिसे हम बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इसके रचनाकार कौन थे? तो एक दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, उनका नाम था जो है, एक व्यक्ति थे, नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की जो है वो उन्होंने ही रचना की थी, है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उस अभिलेख के रचनाकार कौन थे। एक तो प्रश्न इस प्रकार का पूछता है, किसके दरबार में रहते थे, ये पूछता है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। अभी मैं इसका नाम बता दूंगा, वो नाम जो है वो दिमाग से मेरे से निकल रहा है, एक क्या नाम है। कभी कभी चीज़ें एकदम स्लिप हो जाती हैं, वैसे पर डे नाम लेते हैं। तो 9 विद्वान जो है वो निवास करते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इसमें बहुत सारे विद्वान हैं, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो बेताल भट्ट हों, ठीक है, चाहे जो है वो बराह मिहिर हों, बहुत सारे ऐसे विद्वान जो है वो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हरिशेन, बहुत बढ़िया। तो हरिशेन नाम का जो विद्वान है, इस हरिशेन नाम के विद्वान जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, इसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना जो है वो करवाई थी, है ना। तो हरिशेन का नाम तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, बिल्कुल बार बार प्रश्न पूछा जाता है हरिशेन से। चलिए, बहुत अच्छे। कुशवाहा, एच.डी. सिंह, नीरज पाठक, प्रोशंता वेन, मिथिलेश कुमारी, प्रियंका कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने एक ही बार में रख देता हूँ। देखो, जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो करवाई है किसने? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने कहाँ पर? बिहार में। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इस नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाइब्रेरी हैं। 3 लाइब्रेरी हुआ करती थी उसमें। एक का नाम है रत्न रंजक, एक का नाम है रत्नोदधि, और एक का नाम है रत्नावली। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इस नालंदा यूनिवर्सिटी में 1500 का स्टाफ था और 8,500 छात्र थे इसमें। 8500 छात्र, यानी टोटल आप 10,000 मान के चलिए। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को देवपाल ने जो है वो कई सारे गांव, धर्मपाल ने भी जो है वो कई सारे गांव जो है इस यूनिवर्सिटी को दान में दिए थे। तो पाल वंश के शासकों का झुकाव कहीं ना कहीं नालंदा विश्वविद्यालय की ओर रहा है। तो संस्थापक अब हमने बात की है, तो गुप्त वंश के समय में स्थापना हुई थी। कौन? कुमारगुप्त जो है वो इसका संस्थापक था। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, कुमारगुप्त को शक्रादित्य भी कहा जाता है।
क्या कहते हैं, शक्रादित्य। दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो नाम महेंद्रादित्य हो और चाहे वो नाम शक्रादित्य हो। चलिए भाई, तो यहां पर हमने देखा कि महेंद्रादित्य और शक्रादित्य जो हैं वो कुमार गुप्त के ही जो है उपाधियां हैं, या आप ऐसे कह दो कि नाम है। क्या हो गया भाई, किम जोंग उन, अच्छा किम जोंग उन जो है वो दक्षिण कोरिया से हैं, दक्षिण कोरिया से नहीं, उत्तर कोरिया से। चलिए, ये अच्छी बात है, किम जोंग उन भी क्लास ले रहे हैं, खुश हो जाएंगे क्लास को देख के कि बहुत ठीक पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। इस प्रकार की सीरीज़ जो है वो हमें एग्ज़ाम तक मिल जाए, और ये हमारा प्रॉमिस है, सीरीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा फ़ायदा इस सीरीज़ से आपका होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 9 जो विद्वान हैं वो दरबार में रहते थे, न्यायप्रिय शासक के रूप में जो है जाना जाता है। धर्मपाल की जब हम बात करेंगे तो ये पाल वंश का, पाल वंश बंगाल का हुआ करता था। पाल वंश का जो फाउंडर था उसका नाम था गोपाल, क्या नाम था, गोपाल, ठीक है। पुष्यगुप्त की जब बात हो रही है तो पुष्यगुप्त जो है ये वही व्यक्ति है जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसका, सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो करवाया था पुष्यगुप्त के द्वारा। किसके समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। अब ये राजा का नाम नहीं दिया, ये पूछा किस काल में हुआ, है ना। कितना क्वेश्चन आएगा, तो हिस्ट्री से लगभग 30 प्रश्न के आसपास जो है वो रहता है, 30 से 32 प्रश्न, 34 प्रश्न जो हैं वो आपके आते हैं। और अगर मान लो 35 प्रश्न आपका आया 150 में से, तो आप समझ रहे हैं कि कितना प्रश्न हो गया, यानी लगभग 21 से 22% क्वेश्चन जो है वो आपका हिस्ट्री का है, तो बहुत बड़ा सेक्शन हो गया भाई। तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा, गुप्त काल। देखो, गुप्त काल की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें श्रीगुप्त से स्टार्टिंग होती है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो है वो आया है घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आया है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आया है रामगुप्त, रामगुप्त के बाद आया है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आएगा आपका स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, ऐसे चलते जाएंगे सीरीज पूरी। तो ये गुप्त वंश के शासकों के शुरुआत के जो नाम है 5-6 नाम, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। पाल वंश का फाउंडर कौन रहा है, तो पाल वंश का जो फाउंडर था उसका नाम था गोपाल, ठीक है। कुषाण वंश का जो शासक था, फाउंडर था, उसका नाम था कुजुल कडफिसस, लेकिन कुजुल कडफिसस ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। मौर्य वंश का जो फाउंडर है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, ये चंद्रगुप्त अलग है, ध्यान रखिएगा, और ये चंद्रगुप्त यहाँ पर प्रथम द्वितीय वाले आएंगे, यहाँ वो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। सर जी मेरा फर्स्ट चांस है, आप मस्त ज़बरदस्त लाजवाब बेमिसाल पढ़ाते हैं सर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद हामिद रज़ा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी आपके अनुसंधान वगैरह होते थे, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय पर बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। और बौद्ध धर्म का जब सबसे ज़्यादा प्रभाव है तो नॉर्मल सी बात है, बौद्ध धर्म और दर्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बौद्ध जो चिकित्सा पद्धति थी, उस चिकित्सा पद्धति के बारे में भी ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में रिसर्च वगैरह होता था। तो बौद्ध धर्म और दर्शन से रिलेटेड है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, जब हम चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं, मेडिकल साइंस की बात करते हैं, तो प्राचीन काल के कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ जो आपके चिकित्सा विज्ञान से संबंधित रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, चरक नाम सुने हो, चरक। इसके अलावा आप नाम सुने होंगे धन्वंतरी, धन्वंतरी, ये वैद्य हैं उस जमाने के। प्राचीन काल में सबसे फेमस वैद्यों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। चरक आपने नाम सुना होगा, धन्वंतरी आपने नाम सुना होगा, सुश्रुत, है ना। तो चरक की बात करें, धन्वंतरी की बात करें, सुश्रुत की बात करें, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है।
चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड ये जो है वो विद्वान रहे हैं बहुत सारे भारत में। तो प्राचीन भारत में बहुत सारे विद्वान जो है वो एक से एक टॉप लेवल के विद्वान। सुश्रुत पता है, सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बिना बेहोशी की दवा के, बिना किसी इंजेक्शन से प्रश्न जो है मतलब जो आपका माइंड है उस माइंड का ऑपरेशन कर देते थे। ब्रेन की सर्जरी, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय प्राचीन काल में ब्रेन की सर्जरी करना, और सुश्रुत जो है वो ब्रेन की सर्जरी जो है वो कर देते थे। इतने बड़े वैद्य थे ये। तो सुश्रुत का नाम जो है वो दुनिया के सबसे बेस्ट सर्जन में आता। इनसे बड़ा कोई सर्जन पैदा नहीं हुआ आज तक की डेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 72वीं बीपीएससी है इसके लिए हमारा फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है आज से, जिसके अंतर्गत प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की जो तैयारी है वो आपकी करवाई जाएगी। ये व्हाट्सअप चैट नंबर है, यहाँ पर आप क्वेरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है। आज के लिए फ़ीस इतना है, कल से ये फ़ीस बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें एडमिशन बहुत तेज़ गति से हो रहे हैं। और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि लगभग 700 के आसपास एडमिशन इसमें हो चुके हैं। जैसे ही 1000 की संख्या आज कंप्लीट होगी, कल से ये फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो बिल्कुल इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों फेज इसमें आपके कवर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? क्या ये वैनसांग स्मारक के लिए विख्यात है या महावीर का जन्म स्थान था? अच्छा ये बताओ, वैनसांग की जब हम बात करते हैं तो वैनसांग किसके शासन काल में भारत घूमने आया था? तो हम कहेंगे हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत घूमने आया था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे था? तो वो था कुंडग्राम, 540 ईसा पूर्व में। पाली अनुसंधान संस्थान, तो पाली अनुसंधान संस्थान का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि पाली भाषा आपकी बौद्ध धर्म की भाषा, और बौद्ध धर्म की भाषा है तो नॉर्मल सी बात है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी आपके अनुसंधान पाली भाषा से संबंधित किए गए हैं तो उसके लिए फेमस है। आज की डेट में भी आपका यहाँ पर जो है पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी के अंदर ही तो है। जो आपका नव नालंदा महाविहार है उसी के अंदर ही तो आपका पाली अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? देखो, नालंदा जो महाविद्यालय है, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, इसका विनाश क्यों हुआ उसकी पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर निवास करते थे वो डिफरेंट टाइप की चिकित्सा पद्धतियों पे शोध करते थे। बहुत सारी बीमारियों के इलाज उन्होंने खोजे थे। तो जिस समय भारत पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद गौरी का, तो मोहम्मद गौरी के कई सारे दास हुआ करते थे। उनमें से एक दास था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है उसको बंगाल वाला क्षेत्र जो है वो सौंपा गया था। और बख्तियार खिलजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हुआ, और जब वो बीमार हुआ तो बहुत सारे हकीमों ने उसको दवा दी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने उसको बताया कि आप जो है वहाँ से दवाई लेके आइए, नालंदा विश्वविद्यालय से। वहाँ बहुत सारे वैद्य, चिकित्सक, बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो वहाँ ये दवाई लेने के लिए गया और वहाँ की दवाई से ये ठीक हो गया। तो उसने सोचा कि यार इनकी जो चिकित्सा पद्धति है वो बहुत बेहतर है, बहुत शानदार है। क्यों ना इस चिकित्सा पद्धति को, इन धर्म ग्रंथों को अगर हम इस्लामिक देशों में ले जाएं, अगर हम पश्चिमी एशिया में ले जाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। इसने वहाँ लोगों से जो है आग्रह किया कि भाई आप चलिए पश्चिम एशिया, इन सारे ग्रंथों को लेकर ये ज्ञान जो है वहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन उन विद्वानों ने मना कर दिया कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी वजह से नाराज़ होकर उसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। ये पूरी कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय। संस्थापक हम पहले ही बात कर चुके हैं, कौन? कुमार गुप्त, है ना, कुमार गुप्त। अब प्रेजेंट टाइम में भी सरकार नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड कई सारे काम जो है वो कर रही है। तो विनाश का कारण कौन है भाई? मुस्लिम शासक जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण रहा है। वहीं अगर हम बात करें, जो कुषाण वंश है इसका फाउंडर कुजुल कडफिसस, है ना, कुजुल कडफिसस। अच्छा, चाहे हम सीतियंस की बात करें, सीतियंस जो है इसके विनाश का कारण नहीं रहे हैं, ना ही मुगल। हालांकि मुगल काल में अगर आप देखें तो जो
आपका इस्लामिक जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन कहीं भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि बौद्ध धर्म का कोई कट्टर विरोधी जो है वो शासक रहा है ना। चलिए, तो अच्छा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश की स्थापना जो है वो बाबर ने की थी। कब? 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश के इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित करके जो है मुगल वंश की स्थापना जो है वो की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15वां प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, समझना पड़ेगा प्रश्न को क्या कह रहा। इस प्रकार के प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है, तब आंसर करना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, है ना। चलिए, सुनील कुमार आंसर कर रहे हैं लगातार, बहुत बढ़िया। नवीन कुमार, मृत्युंजय कुमार, अंशुमन सिंह, हीना मौर्य, मिथिलेश कुमारी, बहुत बढ़िया। तो नीचे दो वक्तव्य या स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनमें से कथन है ए और दूसरा उसका कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ये बताएं कि कथन जो कार्यवाही है, कथन ए, अच्छा कथन ए यहाँ से स्टार्ट होता है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, है ना, हो गया था। कारण क्या है? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविद्यालय का पतन हो गया था, ये बात सही है। अच्छा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको राजकीय प्रश्रय या हम ये कहें राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया था, ये भी बात ठीक है। लेकिन समस्या यह है कि 12वीं शताब्दी में मिलना बंद नहीं हुआ है। 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के पतन का कारण था बख्तियार खिलजी। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 12वीं शताब्दी में पतन हुआ है और राजकीय प्रश्रय मिलना भी बंद हो गया था, लेकिन पतन का जो कारण था वो बख्तियार खिलजी था, न कि राजकीय प्रश्रय मिलना। 16वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फायान एक चीनी तीर्थयात्री, देखो प्रश्न को हमेशा बिल्कुल सावधानीपूर्वक पढ़िए। फायान एक चीनी तीर्थयात्री था, बिल्कुल ठीक है, जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो फायान हर्ष के शासनकाल में नहीं आया है, फायान आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, अभी अभी मैंने आपको बताया था फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो ये हो गया गलत। अच्छा, वैनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, ये बात सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, नहीं, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। यानी यहाँ पर स्टेटमेंट इसने क्या किए हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट इसने उल्टे कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, केवल क्या किया है, उल्टा कर दिया है। फायान जो है जिसके शासनकाल में आया, वहाँ तो वैनसांग वाला राजा लिख दिया है, और वैनसांग जहाँ आया है वहाँ फायान वाला राजा लिख दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या है, यानी उल्टे कर दिए हैं, जिसकी वजह से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, है ना। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में ये भारत आया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था, ध्यान रखिएगा। और काफ़ी लंबे समय तक फायान जो है वो भारत रहा है। इसकी एक बुक है, उस बुक का भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं, फोक्योकी। फोक्योकी नाम की एक बुक है फायान की, इसमें भारत का वर्णन स्पष्ट तौर पर इसने किया है। चंद्रगुप्त प्रथम की जब हम बात करते हैं तो ये गुप्त वंश का ऐसा पहला शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था। महाराजा धीराज की उपाधि। चंद्रगुप्त की जो पत्नी है उसका नाम था लक्षवी, है ना, लक्षवी राजकुमारी से। लक्षवी जो है एक उस समय का गढ़ हुआ करता, गढ़राज्य हुआ करता, तो लक्षवी राजकुमारी से चंद्रगुप्त प्रथम का जो है वो विवाह हुआ था, है ना। लक्षवी दौहित्र किसको कहा गया है? लक्षवी दौहित्र, मान लो प्रश्न इस प्रकार का पूछ ले, लक्षवी दौहित्र किसे कहा गया है? तो लक्षवी दौहित्र, है ना। वैसे नाम था कुमार देवी, क्या नाम था? कुमार देवी, लक्षवी कुमार देवी। तो लक्षवी दौहित्र जो है जिनकी हम बात करते हैं, तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त को लक्षवी दौहित्र नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा।
लिच्छवी दौहित्र। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या कर दी थी रामगुप्त की, और इसकी पत्नी जिसका नाम था ध्रुव देवी, उससे विवाह कर लिया था। श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का फाउंडर रहा है, 275 ईस्वी में स्थापना की थी। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की है। देखो चीनी यात्री सुंग युन जो है ये 518 से 521 ईस्वी तक जो है वो भारत में रहा है ना, 518 से 521। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं 515 से 520 लिखा है ना, 525 से 529 लिखा है, 545 से 552, 592 से 597, और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होता तो हम आंसर सेलेक्ट करते ए, क्योंकि 518 से 521 सुंग युन जो है वो भारत की यात्रा पर आया। अब यहाँ पर हम आंसर क्या सेलेक्ट करेंगे, 518 से 521 का जो समय है वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, आसानी से आप अटेंड कर सकते हैं इसको। ये ऑप्शन नहीं, ई ऑप्शन है इसमें नहीं होता, तो हम एक ही ऑप्शन टिक करते ए, लगभग में हम टिक करते ना। फिर चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। देखो इत्सिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इत्सिंग चीन का व्यक्ति है और ये भारत की यात्रा के लिए बड़ा लालायत था। 37 लोगों ने इसके साथ जो है इस चीज़ का पढ़ लिया था कि हम जो है वो भारत की यात्रा पर जाएंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की जो है वो हम बात करेंगे, जो है घूमेंगे उनको। तो 37 लोग जो है इसके साथ चले थे, लेकिन सभी लोगों ने डर के मारे जो है वो साथ छोड़ दिया था। लेकिन इत्सिंग ने हार नहीं मानी, इत्सिंग ने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, और इत्सिंग जो है वो भारत आया है। लेकिन इनमें से कोई भी समय इसका मैच नहीं करता है ना, कोई भी समय इसका मैच नहीं करता। इत्सिंग बाद में आया है। इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में आया है। 20वां, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखो नगरों का जो पतन हुआ है वो ज़्यादातर गुप्त काल के अंतिम भाग में, गुप्त काल का जो अंतिम भाग है वहाँ पर नगरों का क्रमिक पतन देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्राचीन जो नगर थे उन नगरों का, चाहे वो आपका मगध हो, उस मगध साम्राज्य के अंतर्गत कई सारे नगर, उन नगरों का पतन जो है वो धीरे धीरे करके होगा। और नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की प्रमुख घटना है। गुप्त काल की जब हम बात करते हैं तो श्रीगुप्त इसका फाउंडर रहा है। अच्छा, भारत में जो है कन्नौज को लेकर एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज को लेकर एक त्रिकोणीय संघर्ष, कन्नौज जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस कन्नौज पर कब्जा करने को लेकर एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। यह त्रिकोणीय संघर्ष 3 वंशों के बीच में हुआ था, मतलब 3 वंशों में लड़ाई हुई है कि कन्नौज पर अधिकार कौन करेगा। एक तो आपका बंगाल का पाल वंश, दूसरा अगर हम बात करें जो है पश्चिमोत्तर भारत का प्रतिहार वंश, पश्चिमोत्तर भारत का प्रतिहार वंश या गुर्जर प्रतिहार भी हम बोल सकते हैं, और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों वंशों के बीच में लड़ाई हुई है कन्नौज को लेकर, जिसे हम त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। ये लड़ाई कब होगी, तो ये गुप्त वंश के पतन के बाद जब गुप्तोत्तर काल आएगा, उस गुप्तोत्तर काल के दौरान त्रिकोणीय संघर्ष की जो घटना है, या हम ये कहें कि पूर्व मध्यकाल की ये घटना है त्रिकोणीय संघर्ष, ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट और आपका राष्ट्रकूट हो गया, प्रतिहार हो गया और पालवंश, इन तीनों के बीच में है ना। सातवाहन की जब हम बात करते हैं तो सातवाहन दक्षिण भारत के जो है, दक्षिण भारत में इसने शासन किया है सातवाहन शासकों ने, है ना। दक्षिण भारत में आपका जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आपका जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो है उस क्षेत्र में जो है इसने शासन किया था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। अब ये उत्तर भारत में अगर आप देखें तो व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति का भी उपयोग जो है हुआ है, बढ़ौच का भी उपयोग हुआ है, कल्याणी का भी उपयोग जो है वो हुआ है, कैम्बे का भी उपयोग हुआ है। तो उपयुक्त में एक से अधिक आंसर होंगे। गुप्त काल में ये सभी प्रमुख बंदरगाह हैं, चाहे वो कल्याणी हो, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र की बात हो रही, कल्याणी। ताम्रलिप्ति की जब हम बात करते हैं तो ये आपका ताम्रलिप्ति जो क्षेत्र है ये बंगाल वाला क्षेत्र है, भड़ौच ये गुजरात वाला क्षेत्र है ना।
कैम्बे की जब हम बात करते हैं, ये सब ऐसे बंदरगाह हैं जो गुप्त काल में व्यापार के लिए यूज होते थे। 22वां प्रश्न, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिए? देखो, जब भूमि दान की परंपरा की शुरुआत आपसे पूछी जाए, भूमि दान की जो परंपरा है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो सातवाहन काल से स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो गुप्त काल है, उस गुप्त काल में आते आते ये और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी भूमि दान की परंपरा। फिर भूमि दान के तौर पर जो है वो ब्राह्मणों को गांव के गांव जो है वो दान में दे दिए जाते थे। तो ये आपका जो घटना है वो किसकी है? गुप्त काल की। किसकी घटना है? गुप्त काल की घटना है, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो आपकी अजंता की जो गुफाएं हैं, कौन सी? अजंता की जो गुफाएं हैं, उन अजंता की गुफाओं से क्या राष्ट्रकूटों का संबंध रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, राष्ट्रकूट शासकों ने अजंता की जो गुफाएं हैं, उन अजंता के अलावा एलोरा की गुफाएं, उनकी जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटों के संबंध जो है उन गुफाओं से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? देखो, पूरे प्राचीन काल की अगर हम बात करें, पूरे प्राचीन काल में जो भू राजस्व की जो दर थी, किसानों से जो टैक्स लिया जाता था वो लिया जाता था आपका 1/6। ये केवल गुप्त युग की बात नहीं है, ये पूरे प्राचीन भारत की मैं बात बता रहा हूँ। 1/6। अच्छा, 1/6 का मतलब ये छठवां भाग हो गया ना? क्या हो गया? छठवां भाग। अच्छा, छठवां भाग है, इसी को संस्कृत भाषा में क्या बोला जाएगा? सठ भाग। और पता राजा को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में राजा को सठ भागी कहा जाता था। सठ भागी, छठवां भाग प्राप्त करने वाला। इसका मतलब उपज का कौन सा भाग? तो जो भी प्राचीन काल का राजा होगा वो सामान्य तौर पर उपज का 1/6 जो है वो टैक्स के रूप में लेता था, है ना? मध्यकाल में टैक्स ज़्यादा रहा है, चाहे हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, चाहे हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इनके समय में जो भू राजस्व की जो दर होती थी वो बहुत ज़्यादा थी, 50%, है ना? कितनी? 50%। 1/6 का मतलब आप समझ रहे हैं, 16 सही 2/3% हो गया। लेकिन मध्यकाल में जो है वो टैक्स बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों की अगर हम बात करें, किसी भी शास्त्र को उठा के देख लो, प्राचीन काल की जब भी बात होगी तो आप आंसर हमेशा 1/6 करेंगे। कितना आंसर करेंगे? 1/6 जो है वो आंसर करेंगे। राजा जो होता था उस राजा को सठ भागी कहा जाता था। सठ भागी कहा जाता था किसको? राजा को, है ना? जो भी किंग होता था उस किंग को, उस राजा को क्या कहते थे? शठ भागी बोलते थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? देखो, अप्रहत का मतलब होता था ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जाती है। ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था अप्रहत। ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जाती है उसे अप्रहत कहा जाता था। और इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो बिना जोती हुई जंगली भूमि जो होती थी, अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड जो होती थी, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रहत। जिस पर खेती नहीं हो रही, बंजर भूमि मान लो आप। सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि, जोती हुई भूमि नहीं, जोती हुई भूमि पे तो खेती होती थी बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी। कितना प्यारा प्रश्न है और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार का प्रश्न आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं। भारत में भूमि दान की परंपरा को प्रारंभ करने वाले शासक सातवाहन। भारत में शीशे के सिक्के चलाने वाले शासक सातवाहन। भारत में सबसे लंबे समय तक, पूरे प्राचीन भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक सातवाहन। सातवाहनों का साम्राज्य कैसा था? मात्र सत्तात्मक। कैसा? मात्र सत्तात्मक समाज था सातवाहनों का। कई सारे शासक, चाहे हम गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात करें, चाहे हम वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की बात करें, किसी की बात कर लो आप, गौतमी पुत्र सातकर्णी की जब हमने बात की, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की हमने बात की, श्री सातकर्णी की हमने बात की। इसमें एक शासक हुआ था हाल नाम का भी एक शासक हुआ है सातवाहन वंश में। उसने एक पुस्तक लिखी है, हाल की एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, गाथा सप्तशती।
गाथा सप्तशती नामक एक पुस्तक जो है वो लिखी है किसने? हाल ने। ध्यान रखिएगा। तो सातवाहनों द्वारा, सातवाहन जो शासक हैं इनके द्वारा जो है शीशे के सिक्के जारी किए गए थे, है ना। शकों ने, शकों की जब हम बात करते हैं तो देखो शकों की जो शाखाएं भारत में रही हैं उनकी हम बात करेंगे तो उनकी हम ट्रिक एक ध्यान रख सकते हैं। शकों की भारत में कई शाखाएं रही हैं। जैसे शकों की एक शाखा रही है आपकी जो संबंधित थी तक्षशिला से, ठीक है। एक शाखा जो है वो उस समय अफगानिस्तान में ही रह गई थी शकों की। इसके अलावा एक शाखा थी मथुरा की, एक शाखा थी उज्जैन, ठीक है, और एक शाखा थी आपकी नासिक। तो नासिक के शक, उज्जैन के शक, मथुरा के शक, अफगानिस्तान के शक और तक्षशिला के शक। कुषाणों की जब हम बात करते हैं तो कुषाणों का सबसे प्रतापी जो राजा था उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की भी स्थापना की है। मौर्यों की जब हम बात करते हैं तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, मौर्य वंश के बारे में सबसे अच्छा विवरण जो है वो आपका दिया गया है किसके द्वारा? मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में। और इसके अलावा अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी वो लिखी है कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है। अच्छा, प्रश्न आपसे ऐसे पूछ ले कि मौर्य काल में कौटिल्य जो है वो प्रधानमंत्री था एक तरीके का, है ना, क्योंकि राजा कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक। कौटिल्य की जब मृत्यु हो गई तो उसके जगह पर नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इस व्यक्ति का नाम खल्लाटक। कौटिल्य के स्थान पर किस व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो आप नाम बताएंगे खल्लाटक। ध्यान रखना है, क्या? खल्लाटक। 27वां प्रश्न, प्रसिद्ध जो इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसको हम बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये आपका किसका है? हरिशेन का है। ये हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। समुद्रगुप्त का दरबारी लेखक है हरिशेन। और इसमें इसी अभिलेख में जो है एक तरीके से तीनों लोगों का स्वामी जो है वो माना गया है किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया है ये, तो ध्यान रखिएगा हरिशेन। अच्छा, रवि कीर्ति का एक अभिलेख है जिसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, एहोल अभिलेख। रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख जो है नासिक वाले क्षेत्र से जो है वो आपको मिला है। एहोल अभिलेख की जब बात होती है, रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय जो है और हर्षवर्धन के बीच में एक युद्ध होगा जिसमें पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित करेगा। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। शूद्रक की एक पुस्तक है जिसका नाम आप ध्यान रखेंगे मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम नाम की जो पुस्तक है ये किसकी है? शूद्रक की पुस्तक है। कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और कालिदास की तो कई सारी पुस्तक हैं, बहुत सारी पुस्तकें, चाहे वो हम बात करें आपका एक पुस्तक रही है अग्निमित्र के ऊपर, एक पुस्तक जो है वो लिखी है मालविका अग्निमित्रम, बहुत प्यारी पुस्तक है, बहुत शानदार पुस्तक है। बहुत सारे नाटक भी जो है वो कालिदास ने लिखे हैं। तो कालिदास भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय? अच्छा, श्री पर्वतीय की जब हम बात करते हैं तो ये आपके इक्ष्वाकु शासक रहे हैं। ये इनका क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र रहा है, इक्ष्वाकु वंश के शासकों का। इन्हें श्री पर्वतीय के नाम से जो है जाना गया है ना। क्या कहते हैं? श्री पर्वतीय। श्री पर्वतीय इन्हें कहा जाता है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। फिर हम बात करते हैं शक शासक। तो शकों में मैंने बताया कई सारी शाखाएं थी। अच्छा, ये जो खारवेल है ये महामेघवाहन या चेदी वंश का शासक रहा है। उड़ीसा कलिंग वाले क्षेत्र में जो है इसने शासन किया था। काफ़ी फेमस शासक है, जैन धर्म का अनुयायी था ये खारवेल जिसकी हम बात कर रहे हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना। देखो, जब बात हो वर्धन राजवंश की तो या तो इसको वर्धन राजवंश कह दो या वर्धन की जगह पर इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश, क्योंकि पुष्यभूति जो है वो इसका फाउंडर था। पुष्यभूति ने स्थापना की थी, ठीक है। पुष्यभूति है, प्रभाकर वर्धन है, नरवर्धन है, ठीक है, हर्षवर्धन है, राज्यवर्धन है। इसके अलावा राज्यश्री की जब हम बात करते हैं तो ये सारे जुड़े रहे हैं किससे? जो है
वर्धन वंश से या पुष्यभूति वंश से, है ना। पुष्यभूति जो है इसका फाउंडर रहा है, इसने शुरुआत की थी। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इसके अलावा एक महिला है जिसका नाम है राज्यश्री। ये भाई बहन थे सारे के सारे, है ना। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यवर्धन बड़ा भाई था, हर्षवर्धन छोटा था, राज्यश्री। राज्यवर्धन राजा बना था, लेकिन राज्यवर्धन जो है इसकी हत्या कर दी थी मालवा के शासक ने, और जिसकी वजह से हर्षवर्धन ने शासन सत्ता अपने हाथ में ली। और राज्यश्री को भी खोजने का कार्य किया था, क्योंकि राज्यश्री का विवाह जो है वो कन्नौज के शासक के साथ हुआ था। कन्नौज में एक वंश था जिसका नाम था मोखरी वंश। मोखरी वंश के राजा के साथ इसका विवाह हुआ था राजश्री का। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनकी हमने बात की है। नेक्स्ट, कवि बाण। ये बाण का पूरा नाम है बाण भट्ट। क्या नाम है? बाण भट्ट। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित, है ना, हर्षचरित। इसके अलावा बाण भट्ट की एक और पुस्तक है कादम्बरी। तो कादम्बरी का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, हर्षचरित का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ का निवासी था? तो ये निवासी था आपका जो है आपका अगर हम बात करें तो बिहार में ही एक कोई गांव था। उस गांव सोन नदी के तट पर एक गांव था, वहाँ का निवासी था। सोन नदी के तट पर एक गांव, उस गांव में इसका जन्म हुआ था। तो नॉर्मल सी बात है, वो गांव इसमें दिया नहीं गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, जब आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन के समय में, या हम ये कहें कि वर्धन वंश के समय में, वर्धन वंश के समय में जो है राजधानी कहाँ पर थी? तो थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा में। हालांकि आगे चल के थानेश्वर की साथ साथ कन्नौज को भी राजधानी बनाया जाएगा, लेकिन कन्नौज से पहले वर्धन वंश की या पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी उसका नाम था थानेश्वर। ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन की जब बात हो रही है तो हर्षवर्धन की मैंने पुस्तकें आज बताई थी, उन पुस्तकों को फिर से बता दे रहा हूँ। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये पुस्तकें हर्षवर्धन की हैं। हर्षवर्धन के दरबार में कवि रहता था जिसका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट ने किताब लिखी है हर्षचरित। हर्षचरित। अच्छा, हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है वो प्रयाग में सम्मेलन बुलाता था, प्रयाग में दान दक्षिणा करता था। इसके अलावा कन्नौज में भी ये सम्मेलन बुलाता था, बहुत सारे धार्मिक सम्मेलन। बौद्ध धर्म का अनुयायी था हर्षवर्धन। बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का मतलब ये नहीं है और धर्मों को नहीं मानता था, तो हिंदू धर्म में भी इसकी आस्था थी, नॉर्मल सी बात है। तो कौन है भाई? तो वो है आपका वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में। फायान किसके शासनकाल में भारत आया है? तो फायान आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इत्सिंग की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। 37 लोग चले थे इत्सिंग के साथ, लेकिन वो लोग इसका साथ छोड़ गए, लेकिन ये अकेला आया फिर जो है समुद्री रास्ते से होते हुए आया भारत। ये इत्सिंग चीनी यात्री है, ध्यान रखिएगा। सुंगयुन भी आया है भारत। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? देखो, जब हम बात करते हैं आसाम की, तो असम में एक पुराना वंश था, उस वंश का नाम था बर्मन वंश। क्या नाम था? बर्मन वंश। असम को प्राचीन काल में असम नहीं कहा जाता था, ये ध्यान रखना है, कामरूप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? असम को प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाना जाता था। और इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो था ना, बर्मन वंश का, उस वंश का सबसे अंतिम शासक रहा है भास्कर वर्मन। यानी बर्मन वंश का सबसे अंतिम शासक भास्कर वर्मन, और ये हर्षवर्धन के समकालीन शासक था। ध्यान रखना है, आसाम क्षेत्र का है वर्मन वंश, उसी का शासक है भास्कर वर्मन, है ना। राजा दाहिर, ये तो आपको पता होना चाहिए। राजा दाहिर ये तो सिंध का राजा था ना। सिंध जो क्षेत्र हुआ करता था, उस सिंध क्षेत्र का राजा था जिसका नाम था दाहिर। राजा दाहिर को पराजित किया था एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 में जब उसने आक्रमण किया था तो उसने राजा दाहिर को
पराजित कर दिया था। और सिंध प्रांत में ही जो है वो सबसे पहले भारत में जजिया कर आरोपित किया गया था। तो ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा जा चुका है। भारत में जजिया कर सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? सिंध क्षेत्र में। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर, देखो हर्षवर्धन के समय में सूती जो वस्त्र होता था ना, उस सूती वस्त्र को साटक कहा जाता था। क्या कहते हैं? साटक। सूती वस्त्र जो था उसको साटक कहा जाता था, साटक। और सूती वस्त्रों के लिए उस समय भारत में फेमस हुआ करता था मथुरा, है ना। मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों के लिए बड़ा फेमस था। साटक यहाँ का जो वस्त्र था उसे साटक के नाम से जाना जाता था। वाराणसी या बनारस की जब हम बात करते हैं तो ये रेशमी वस्त्र के लिए फेमस हुआ करता था। किसके लिए? रेशमी। कांचीपुरम की साड़ियाँ बड़ी फेमस हैं। कांचीपुरम की जो साड़ियाँ हैं वो बड़ी फेमस। 34वां प्रश्न, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधि के समर्थन के लिए जाना जाता है? 7वीं शताब्दी ईसवी के दौरान होगा ये, है ना, ईसा पूर्व नहीं, ये गलत है। 7वीं शताब्दी एडी आना चाहिए यहाँ पर। तो 7वीं शताब्दी में ही तो शासक रहा है हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन जो है वो 647 तक शासक रहा है। अगर आप देखें तो 609 से लेकर 647 ईस्वी के बीच में शासक रहा है हर्षवर्धन। और बौद्ध धर्म से जो है इसकी संस्कृति और इसके संरक्षण के लिए जो है वो इसने कार्य किया था। अशोक का जो नाम है वो ध्यान रखना है देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी, है ना। अशोक महान की जब हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, सेंडोकोट्स और एंडोकोट्स नाम। चीनी यात्री वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वैनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने नालंदा विश्वविद्यालय में इसने जो है वो अध्ययन किया है। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी आपका जो है क्षेत्र कौन सा है? तो विक्रमशिला आपका बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र है ये पूरा, विक्रमशिला, इसके बारे में भी ध्यान रखें। तक्षशिला ये वर्तमान पाकिस्तान में चला जाता है। कहाँ पर? वर्तमान पाकिस्तान। हालांकि विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। तक्षशिला बहुत पहले की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तक्षशिला में। गुप्त और वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के लिए किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? तो गुप्त वाकाटक की बात हो रही है। तो इसमें जो है वो आपका वैशेषिक है, मीमांसा है, या न्याय है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है। देखो मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल में एक तो वैशेषिक दर्शन जो है ये भी आया है, मीमांसा, ये 60 दर्शन की बात हो रही है। किसकी? 60 दर्शन। और 60 दर्शनों में जब हम बात करेंगे तो एक से अधिक आंसर होगा, है ना, एक से अधिक आंसर आ जाएगा इसका। वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, इन सभी दर्शनों का जो है विकास। 60 दर्शन और भी हैं, इसके अलावा 3 दर्शन, है ना। 60 दर्शन की जो है बात आपको। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर की जब हम बात करते हैं तो खजुराहो जो है ये चंदेल शासकों से रिलेटेड है। किससे? चंदेल शासकों से रिलेटेड है आपका खजुराहो, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है ना। चंदेल शासकों से रिलेटेड हैं आपके खजुराहो। प्रश्न अच्छे लेवल के हैं कि नहीं है? ये प्रश्न सारे आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। खजुराहो मंदिर, अच्छा खजुराहो मंदिर की क्या खासियत है? खजुराहो मंदिर की जब हम खासियत की जब हम बात करते हैं तो ये आपका खजुराहो मंदिर आपका एमपी में पड़ता है। कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। खजुराहो जो मंदिर हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे देवी देवताओं के जो है मूर्तियाँ जो हैं वो दीवारों पे बनी हुई हैं। ये पूरे विश्व स्तर पर अगर आप देखें तो कामसूत्र का सबसे बड़ा जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर किस किस तरीके से संभोग किया जा सकता है उसके सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो इस खजुराहो टेम्पल में जो है वो दिखाए गए हैं। खजुराहो टेम्पल जो है वो समय से बहुत आगे था। किस किस प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की चीज़ें, वो आप यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करें आप खजुराहो टेम्पल, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के
चित्र जो है वो आपको देखने को मिले। घूमने भी जा सकते हैं, बहुत फेमस है खजुराहो मंदिर। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो गांधार शैली की जब हम बात करते हैं तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। चाहे गांधार शैली की बात करें, चाहे मथुरा शैली की बात करें, चाहे अमरावती शैली की बात करें, तो कुषाणों के समय में ये शैली जो है वो बहुत आगे बढ़ी है। गुप्तों के समय में जब हम बात करते हैं तो वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया गया है। गुप्तों के वैष्णव या हम कहें भागवत धर्म, है ना, जैसे वैष्णव हो गया आपका, शैव धर्म हो गया, ठीक है। गुप्तों के द्वारा जो है वो भागवत धर्म को प्रमुख तौर पर बढ़ावा दिया गया था। अकबर के समय की जब हम बात करते हैं तो अकबर के समय में मूर्तियाँ बनती थी, लेकिन वो गांधार शैली में नहीं बनती थी। उस समय बहुत सारी इस्लामिक शैलियाँ जो है वो डेवलप हो चुकी थी। मौर्यों के समय में गांधार शैली नहीं, मौर्यों के समय में गांधार शैली का विकास नहीं हुआ था। उस समय मूर्तिकला शैली का विकास ही नहीं हुआ। अगर प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए कि भारत में मूर्तिकला का विकास कब हुआ है, तो आपका आंसर होगा मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए भारत में मंदिर निर्माण कला कब से स्टार्ट हुई है, तो आप कहेंगे गुप्त काल। मंदिर कितनी शैली में बनते थे? 3 शैली में, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, 3 शैली में मंदिर बनते थे। नेक्स्ट, झांसा के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, देवगढ़ का दशावतार और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो नॉर्मल सी बात है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, किस कला में बनी होंगी, है ना। तो ये जो है गुप्त काल में बनी है। सबसे पहली चीज़ किस में? गुप्त काल में ये बनी है। और गुप्त काल में बनी है तो नॉर्मल सी बात है, गुप्त कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। चाहे वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बात करें, है ना, चाहे वो गढ़वा की जो मूर्तियां हैं उनकी हम बात करें, तो ये जो प्रश्न है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर निर्माण शैली गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई है। बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है कहाँ पर? तो देखो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है उसका नाम है अजंता की गुफा। इस अजंता की गुफा में ही पद्म पाणी का मतलब पद्म बोलते हैं कमल को, और पाणी मतलब हाथ। किसके हाथ में है पद्म? तो महात्मा बुद्ध के हाथ में कमल का फूल दिखाया गया है। तो ये अजंता की गुफाओं से रिलेटेड। अजंता की गुफाएं आपकी, एलोरा की गुफाएं जो हैं वो किसी एक धर्म से नहीं, वो कई धर्मों से रिलेटेड हैं, है ना। जो है एलिफेंटा की ये वाघ गुफाएं हैं, बादामी की भी जो गुफाएं हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो आज के जो हमारे प्रश्न थे वो सारे के सारे हमने अटेंड कर लिए हैं। 72वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए फाउंडेशन बैच आज से लॉन्च कर दिया गया है। हिंदी मीडियम के लिए बैच है। ये क्वेरी नंबर है, इस पर क्वेरी आप कर सकते हैं। आज के लिए फ़ीस 3500 रुपये, कल से फ़ीस बढ़ जाएगी इसकी। तो इस बैच में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, है ना। और सभी जो है जैसे ही क्लास बंद हो जाए ना, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्लास आज की कैसी थी, क्लास बेहतर थी कि नहीं थी, क्लास में और क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सकता है। बिल्कुल उस पर अपनी राय भी दिया करें। अगर मान लो वो इम्प्रूवमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, लाभदायक होगा, तो हम उस इम्प्रूवमेंट को भी जो है वो करेंगे बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।